नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मेनली जो ये कोर्स डिजाइन किया हमने वो किया है एस्टेट और सीटेट के लिए। लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, ये सीरीज उसके लिए भी हेल्पफुल है। मैं इतना एश्योर दिला सकता हूं, अगर वो इसको भी पढ़ ले तो वो 60 नंबर आसानी से ले सकता है। ठीक है, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको आगे चलेंगे। पहला है, कल मैंने आपको पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब आज पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड को प्लेट के भागों में बांट दिया। लेकिन जो वर्ल्ड है वो किसने दिया? वो विल्सन और मॉर्गन, दो ऐसे जियो साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफिकल थे, विल्सन और मॉर्गन। इन्होंने क्या किया कि प्लेट को डिफाइन किया कि प्लेट क्या है। उस बेसिस पे आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। लेकिन जब एक रेनेसा आता है ज्योग्राफी में, रेनेसा, इसके बाद जो ज्योग्राफी डेवलप होती है, मॉडर्न तरीके से ज्योग्राफी डेवलप होती है, प्लेट टेक्टोनिक उसका पार्ट है। अलग अलग 7 भागों में वर्ल्ड को तोड़ा गया है। जैसे 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर, 10 से 12 माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो रोल प्ले करती है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं, वो रोल प्ले करती हैं कि कैसे कैसे वर्ल्ड डेवलप हुआ है जो एट प्रेजेंट आज के दिन है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करती हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो किस पर बेस है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ही इसका बेस है। और वो ये कहती है जैसे जैसे लावा नीचे, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। देखो, ये जो थ्योरी आई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो 2 थ्योरी पे बेस है, लेकिन जो मेन जो क्रक्स है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से है। लेकिन बेसिक आइडिया कहां से आया? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उससे। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ऐसे ऐसे लावा चलेगा और ऐसे घूमकर आता रहेगा, एक साइकिल बन जाएगा, और इस साइकिल के तहत जो प्लेट है वो अलग होती रहेंगी। अब इसने तो कहा था कि ये डाइवर्जेंस होंगी, दूर दूर जाएंगी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक ये कहती है नहीं, डाइवर्जेंस नहीं होगा, दूर नहीं, पास भी आ सकती हैं, आसपास से निकल भी सकती हैं। 3 प्रकार की प्लेट मूवमेंट बताई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी 2 प्लेट आई और दोनों मिल गई। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, 2 प्लेट थी, दोनों दूर दूर चली गई। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यानी एक प्लेट साइड से निकल गई, यानी ये जा रही थी कोई प्लेट और इसके साइड से एक इस साइड चली गई और एक इस साइड चली गई, यानी साइड से फिसल गई। 3 तरह की मूवमेंट बताई थी। ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं। अब प्लेट बाउंड्री मूवमेंट ये देख लिया आपने। टाइप ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो प्लेट बाउंड्री है, जो कन्वर्जेंट है, जो इस तरफ आ रही है एक दूसरे की तरफ, वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, यानी एक प्लेट तो है ओशनिक और दूसरी है कॉन्टिनेंटल वाली। यानी आप इसको ये मान लो कि ये तो है ओशनिक प्लेट और ये है कॉन्टिनेंट की प्लेट। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ जाती हैं, इसको बोला जाता है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अब इसको आगे समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इनके रिजल्ट क्या होते हैं। एक बार तीनों तरह की मूवमेंट है वो समझ लेते हैं। ये थी। दूसरा है ओशन, जब दोनों प्लेट ओशन वाली हूं, ये दोनों प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट है और ये भी ओशनिक प्लेट है, दोनों मिलती हो तब। और तीसरी है जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री हो, यानी दोनों जो है कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं वो कॉन्टिनेंट हो। ये 3 तरह की कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज हैं। अब आप बोलोगे कि इनका रिजल्ट क्या निकलता है? यहां से क्या रिजल्ट निकलता है? जो रॉकीज और एंडीज हैं, रॉकीज और एंडीज 2 माउंटेन है वर्ल्ड के जो पैरेलल चलते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के। अब मैं आपको दिखा देता हूं कहां है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ऐसे। ठीक है, अब आप समझो, ये पूरा रॉकीज है और ये पूरा एंडीज है। अब जो यहां जो ये तो ओशिनिक थी, ये कॉन्टिनेंट थी, ये दोनों मिलकर जो बनी है
यहां बन गया रॉकीज और यहां बन गया एंडीज। ये इसका पार्ट है ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री मूवमेंट का। ठीक है, अगला है ओशनिक। ओशनिक, जब दो ओशनिक प्लेट मिलती हैं तो वह क्या बनता है? वह क्या बनता है? वह आइलैंड बनता है, आइलैंड आर्क। अब आप बोलोगी आर्क क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको आइलैंड आर्क बोला जाता है। ठीक है, क्या बनता है? वोल्केनोज बनते हैं। एक ब्योट्स नाम का वर्ड है, कहां मिलता है? ये प्लेट्यू रीजन है एक तरफ का, कहां? जो सी का जो फ्लोर है वहां, उस पर। ठीक है, और तीसरे में क्या है? तीसरा कॉमन है, आप सब जानते हैं क्या है? हिमालय वाला पोर्शन। क्योंकि यहां से जो था यूरेशिया वाला और यहां से आ गया इंडिया वाला पार्ट, जो पेनिनसुलर इंडिया है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? पहले बनाया काराकोरम हिमालय, दूसरा बनाया ग्रेट हिमालय, तीसरा बनाया लेसर हिमालय और लास्ट बनाया शिवालिक हिमालय। और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता हमें? ग्रेट प्लेन्स। सारी चीजें बताऊंगा, कैसे कैसे ग्रेट प्लेन डेवलप हुआ। दो थ्योरी है ग्रेट प्लेन्स की, वो भी बताऊंगा यहां। एक तो है जियोसिंक्लाइन की थ्योरी रिलेटेड है, ठीक है, और एक है डॉक्टर अशोक की थ्योरी। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है तो आप डॉक्टर अशोक है एक ज्योग्राफिकर, उनको आप समझो तो आपको इंडियन ज्योग्राफी आसानी से समझ में आ जाएगी। और अब आगे चलते हैं, ये थी पूरी थ्योरी। अब इसके बाद है क्या क्या निकलता है? सबडक्शन जोन, यानी देखो सीधा सा मतलब ये है, दो प्लेट मिली, ये सबडक्शन जोन यहां बनेगा। माउंटेन बिल्डिंग ये बनेगी, वोल्केनिक एक्टिविटी वो भी यही होगी। अर्थक्वेक, अगर ये दोनों मिलेंगे तो अर्थक्वेक भी दिखेगा। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को, अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को एनालाइज कर लो अपने हाथ से, तो आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज के बाद समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। हमने क्या देखा? हमने दो प्लेट को एक दूसरे की आती तरफ देखा। अब क्या देखना है? अब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो वहां क्या बनेगा? ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पार्ट। ठीक है, सॉरी, ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का पार्ट। ये रहा, ये यानी एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये दोनों दूसरी दूसरी दिशा में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से क्या निकलेगा? MOR। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, MOR, मिड ओशनिक रिज, जिसका लाइव एग्जांपल आज है अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में है मिड ओशनिक रिज, जो ग्रीनलैंड से लेकर इंडिया तक बीच बीच में आती है ऐसे। ठीक है, वो पूरा दोनों एक दूसरे में आती है। तो मिड ओशनिक रिज क्या है? मिड ओशनिक रिज है एक चेन ऑफ माउंटेन रेंज इन द सी ऑन सी लेवल। एक पूरी चेन है माउंटेन रेंजेस की, कहां मिलती है? नीचे मिलती है, समुद्र में। ठीक है, और यह देखा गया है कि जो 1 2 3 4, ये 4 एक तरफ है। अब 1 2 3 और 4, ये 4 एक तरफ है। जो ये है और ये है, इनका जो टाइम है वो सेम है, इसका जो टाइम है इसका टाइम सेम है, इसका और इसका टाइम सेम है, और इन दोनों का टाइम सेम है। यानी ये नंबर और ये नंबर वाली जो माउंटेन रेंज है वो एक समय में बनी थी। ठीक है, ये दिखाता है कि जो माउंटेन जो सबडक्शन डाइवर्जेंस हुआ है वो समय के अनुसार हुआ है। ये पूरा सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी का पोर्शन था और डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री का था। अगला है, अब इसमें क्या दिखता है? मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अब मैं आपको बता देता हूं। मिड ओशिनिक रीजन दिखेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी दिखेगी, पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन दिखेगा। कॉन्टिनेंटल मार्जिन कैसे? अब जो प्लेट डाइवर्ज होगी वो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट से, वहां जाकर भी तो वो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का पार्ट बन जाएगा, वहां जाकर फिर कन्वर्जेंस होगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूटी प्रोसेस। अब मैंने आपको कल बताया था कि कैसे हम थॉट्स का जो चैप्टर है वो कैसे रिलेट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। ऐसे रिलेट करेंगे, अगर ये यहां से जाएगी तो यहां जाके मिलेगी। ठीक है, और इस मिलने से आराम आराम का प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है। तो किसका कंसेप्ट लगेगा? जेम्स हटन का कंसेप्ट, जेम्स हटन यूनिफॉर्मेटिज्म का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, आगे चलकर इस यूनिफॉर्मेटिज्म का कंसेप्ट किसने यूज किया? डेविस ने। कहां किया? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। उसने टाइम को फिर वैल्यू दी,
टाइम को ज्यादा वैल्यू दी। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझाया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे चलती है। अगला है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब लोकल जो लैंग्वेज में इसे बोला जाता है कि एक दूसरे के साइड से निकल गया, ये रहे। अक्सर कहां देखने को मिलता है? जापान में, ठीक है। यानी फ्रिक्शन से ऐसे मोस्टली, जब ये एक एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूं। एक रोड थी ऐसे, और जब ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हुआ तो ये रोड ऐसे हो गया, यानी ये रोड ऐसे मिली ऐसे, तो ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ऐसे निकल जाती हैं। समझ में आ गई? ये था पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये याद रखना कि प्लेट किसने दिया, प्लेट जो वर्ड है वो किसने दिया था। क्योंकि देखो मेन जो मैं आपको बता देता हूं, आपने ज्योग्राफी पीजीटी तो क्वालिफाई कर लोगे एस्टेट में, लेकिन आप फंसोगे कहां आकर, जब आज के दिन पीजीटी का सब्जेक्ट का पेपर होता है। जब आप पीजीटी के लिए ज्वाइन कर, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां भी मेंस का पेपर होता है, यानी लिखने का पेपर होता है। अगर आप ज्योग्राफी को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझोगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। अगला है, ये सारे रिजल्ट है, क्या क्या है? ट्रांसफॉर्म फोल्ड, अर्थक्वेक आता है, माउंटेन रेंज, इनडायरेक्टली माउंटेन रेंज बनती है, ठीक है, दिखता नहीं वो सारा। अब है कौन से जो है स्पोर्टिंग नेचर वाले हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी, जब वैगनर की थ्योरी थी, वहां था जिग्सा फिट, एक वर्ड आपने सुना होगा, कैसे कैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। वैसे ही स्पोर्टिंग जो एविडेंस है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ये बोलते हैं कि हाँ ये थ्योरी सही है, वो कौन कौन से हैं? मैचिंग कॉन्टिनेंट, ठीक है, मैचिंग द कॉन्टिनेंट, ठीक है, फोसिल डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल है, रॉक फॉर्मेशन देखा गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को ये कहता है कि हाँ ये भी सही है, और वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक बार बार जो दिख रही है। अब आप बोलोगे कि जो मोरक्को, तुर्की, सीरिया, यहां जो अर्थक्वेक्स आए हैं वो कहां से रिलेटेड है? मैं आपको बता देता हूं। जो लोरेशिया और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है, यानी इस यूरेशिया में तो क्या है, यूरोप वाला पोर्शन है, और इसमें क्या है, अफ्रीका का पोर्शन, क्योंकि वहां उस लाइन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वजह से वहां क्या देखने को मिला है? अर्थक्वेक। आगे चलकर यह भी संभावना हो सकती है कि वहां वोल्केनिक इरप्शन दिखे, ठीक है। हम चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही मैं आपको एक बता देता हूं, हमने जब फिलीपींस कैसे बना, क्योंकि वहां कुछ मेजर माइनर प्लेट्स हैं, उस वजह से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एप्लेशियन माउंटेन कहां है? पहली बात तो ये यूएस में है, और ये कैसे बने? अरावली की पहाड़ियां, अरावली वो कैसे बनी? वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री से है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री से। अब आपको कोई भी ये बात पूछ ले कि अरावली और एप्लेशियन माउंटेन यूएस का, वो कैसे बना हुआ है? कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री मूवमेंट से बना हुआ है। अब आपको चीजें समझनी होंगी। अब यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन पहले तो बताओ कहां है? यूरोप और रशिया के बीच में जो डिवाइड करता है, क्योंकि रशिया और तुर्की एकमात्र ऐसे देश हैं जो दो कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, ऐसे कन्वर्ट करता है। अब जो ये यूराल माउंटेन है, ये कैसे बना? क्योंकि यहां तो कोई प्लेट बाउंड्री है ही नहीं, क्योंकि पूरा तो लोरेशिया तो लैंड है, वो एक का पार्ट है। लेकिन कुछ समय पहले जब ये वाली जो पोजीशन थी, उससे पहले की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट पोजीशंस थी, वहां भी कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री मूवमेंट बनी हुई है। तो इस वजह से यूराल माउंटेन बने हुए हैं। आपको वो चीजें समझनी होंगी कुछ जगह। अब आप बोलोगे जो आपने तो ये सारे थे फोल्डिंग मूवमेंट, ठीक है। अब फोल्ट भी होते हैं कुछ, फोल्ट मूवमेंट, वो भी मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। फोल्ट मूवमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हार्बन गिब्सन और हॉस्ट, दो एक नाम के वर्ड आते हैं, जिसको रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। वो चीज आपको समझनी है। इसको हिबन बोला जाता, गोस्ट बोला जाता है, कुछ को गिबन बोला जाता है। वो चीज मैं कल बताऊंगा आपको, क्योंकि आज जो दूसरी जो थ्योरी पढ़नी है वो आइसोस्टेसी की थ्योरी पढ़नी है।
मेन जो हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट वो कर रहे हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, कैसे कैसे माउंटेन बने, कैसे कैसे जो कॉन्टिनेंट है आज के दिन डेवलप हुए। ठीक है, अब आइसोस्टेसी की थ्योरी आती है। आइसोस्टेसी की थ्योरी क्या बोलती है कि सारी चीजें बराबर हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसने कैसे आई वो चीजें समझनी होंगी। ठीक है, ये सबसे पहले जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था, मैं आपको बता देता हूं। आइसोस्टेसी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले डटन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद दो ज्योग्राफर आए, हाला एंड डाना। ठीक है, वर्ड में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। ये दो ज्योग्राफर थे, इन्होंने काम किया आइसोस्टेसी की थ्योरी पर, बताया कि जो कैसे कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन डेवलप हुई है। जो ये दिख रहा है ना आइसोस्टेसी, भाई जो सी कोस्ट है वो नीचे क्यों है, प्लेट्यू रीजन थोड़ा सा ऊपर क्यों है, उसके बाद माउंटेन रीजन वो थोड़ा ऊपर और क्यों है, ये सारी चीजें आइसोस्टेसी जो थ्योरी है वो बताती है। ठीक है, अब दो ज्योग्राफर थे, एक पैरी बोगर और जो एवरेस्ट है, उन दोनों ने क्या देखा, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उन दोनों ने क्या देखा कि जो उनने एक प्लम बॉब ले रखा था, प्लम बॉब। ठीक है, उस प्लम बॉब में क्या था, जो उनकी कैलकुलेशन थी इसके अनुसार और जो एक्चुअल कैलकुलेशन थी, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिला, जिस वजह से ये पाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने माना कि जो माउंटेन है, हिमालयाज है, उसके अंदर बबल्स है। ये थ्योरी, ये जो विचार था माउंट एवरेस्ट जी का, ये बाद में नकार दिया गया। और उसके बाद जो थ्योरी आती है, जो मेन दो थ्योरी है, वो एरी की थ्योरी है और एक प्रैट की थ्योरी है। अब वो चीजें आपको समझनी है, एरी क्या कहता है और प्रैट क्या कहता है। अब आता है एरी और प्रैट का कंसेप्ट। एरी क्या कहता है, एरी कहता है सेम डेंसिटी बट डिफरेंट हाइट। लेकिन जो प्रैट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो नीचे से जो लेवल है ना, लॉ ऑफ कंपनसेशन, वो तो बराबर है। यानी वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऊपर वाली जो पोजीशंस हैं, ठीक है, वो तो अलग है ही, लेकिन जो नीचे का जो एक लेवल है वो सेम है। और वो कहां तक है, वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर है नीचे जो डेप्थ है। ठीक है, उसने क्या कहा, देखो ये डेंसिटी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां टाइपिंग मिस्टेक्स है। उसने ये कहा था कि डेंसिटी वेरी करती है। इनका जो, अब अगर आपको ये समझना ही पड़ जाए तो कैसे कैसे इन्होंने किया। इन्होंने वुडन ब्लॉक्स लिए थे, ठीक है, एरी जी ने तो वो बताया था कि देखो जितना यहां एरी जी ने जो कंसेप्ट यूज किया है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया है, यानी एक हिस्सा ऊपर और 9 हिस्से 8 हिस्से नीचे। तो एरी ने क्या कहा कि एक हिस्सा ऊपर और 9 हिस्से नीचे, यानी अगर हिमालय, अगर एवरेज मान लिया जाए 7000 किलोमीटर, तो 7 गुणा 9, ठीक है, 72 किलोमीटर धरती के नीचे है, ऐसा एरी का कहना है। ठीक है, प्रैट ने ऐसा कहा कि अगर वो 7000 ऊपर है लेकिन और प्लेन 4000 सी फ्लोर से है, तो ऐसा नहीं है कि वो 9 गुना नीचे है, उनका लेवल नीचे जाकर 1 बन जाता है, जिसके लॉ ऑफ कंपनसेशन बोला जाता है। ये बातें समझ में आई आपके भाई। ये था यूनिफॉर्म डेंसिटी, और यहां इसने वेरिंग डेंसिटी ऐसे लिया डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि इसने ये जो चीज, ये स्ट्रक्चर लिया, ये मरकरी में लिया है। ठीक है, क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है। अब अगला है, कुछ ज्योग्राफर्स आए, जियो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एरी और प्रैट की बातें सही है, लेकिन उसमें कुछ चेंज की जरूरत है। और उन्होंने अपना अपना सुझाव दिया। कैसे दिया वो आपको बता देता हूं। हेफर्ड और बोई, ये वैसे तो प्रैट के साथ थे, लेकिन उन्होंने उस बात को नकारा। कहा कि जो जोन ऑफ कंपनसेशन था नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा था कि प्रैट ने कहा था कि 50 किलोमीटर तक जोन लॉ ऑफ कंपनसेशन है, लेकिन इसने पूरा जोन ऑफ कंपनसेशन बना दिया और कहा कि वो जो डेप्थ है वो 100 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक नहीं है। अगला जोली एग्री किसके साथ था, जोली एग्री एरी के साथ था। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा कि जो जोन ऑफ कंपनसेशन है नीचे, ठीक है, वहां जाकर जो डेंसिटी है वो तो सेम रहती है, लेकिन डेप्थ में एक जाकर लगभग सेम हो जाता है। और लास्ट है आर्थर होम्स, एरी के साथ तो था, लेकिन उसने कहा कि जो डेप्थ है 50 से 60 किलोमीटर है, यानी 70 से 80 किलोमीटर नहीं है।
क्योंकि इसका मानना भी सही था। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैंने कल एक चीज बताई थी आप, एस्थेनोस्फीयर, जो 50 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रस्ट की जो लेयर है वो 50 किलोमीटर तक है। अगर अब इससे नीचे जाएंगे तो वो तो लावा है, वो तो सारी चीजों को पिघला देगा, एस्थेनोस्फीयर आ जाता है, लिक्विड मटेरियल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थर होम्स सही थे, एरी भी सही था, लेकिन आर्थर होम्स ने ये बात जो कही है कि जो डेप्थ है तो 50 से 60 किलोमीटर, वो बात सही है। ठीक है, ये था पूरा जो कंसेप्ट था आइसोस्टेसी का। थैंक्स टू ऑल।